देखो, कल हम प्लेटो को पढ़ रहे थे। तो प्लेटो में ही उनका एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस। न्याय क्या होता है, न्याय को कैसे लागू किया जाए, ये सारी बातें प्लेटो ने न्याय के संदर्भ में करी है। दरअसल क्या है कि देखो, ये जो न्याय शब्द है, जिसको हम जस्टिस का हिंदी रूपांतरण कह रहे हैं, जस्टिस। ये जो जस्टिस शब्द है, लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। बांधना या जोड़ना। हम जो न्याय को सामान्य बात समझ रहे हैं कि जुडिशरी हमको न्याय दे रही है, लेकिन अभी हम केवल क्या है, अवधारणा को समझ रहे हैं कि प्लेटो जब न्याय की बात करेगा तो किस संदर्भ में न्याय की बात करेगा। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि न्याय शब्द क्या है। न्याय शब्द जस्टिस, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। क्या बांधना है? जो समस्त आदर्शों जैसे समानता, स्वतंत्रता, इन आदर्शों को आपस में जोड़ता है, वो है न्याय, जस्टिस। मतलब लोगों को सजा देना अदालत में जो दे रहे हैं, वो तो न्याय का एक पक्ष है, वो पूरा न्याय नहीं है। वो न्याय का केवल एक पक्ष है। पूरा न्याय यही है कि जो अन्य समस्त आदर्शों को आपस में जोड़ता है, वो है न्याय। मतलब यहाँ पर न्याय एक अलग रूप, एक बड़े संदर्भ में प्रयोग किया गया है। हम जो न्याय शब्द यूज करते हैं, खासकर जुडिशरी के संदर्भ में, वो केवल न्याय का एक पक्ष है। इसके अतिरिक्त भी न्याय के और बहुत पक्ष होते हैं। हम कहते हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, बहुत सारे टाइप के न्याय है। वो सब अलग अलग पक्ष है न्याय के। लेकिन न्याय का जो शाब्दिक अर्थ है, वही है जस्टिस, जस धातु से बना, जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। मतलब स्वतंत्रता, समानता, अन्य आदर्शों को आपस में जो जोड़ता है, वही न्याय है। ठीक है ना? उनमें संतुलन स्थापित करता है, उनको जोड़ता है। मतलब देखो, व्यक्ति व्यक्ति, व्यक्ति और व्यक्ति, इन दोनों के बीच संबंध कैसे होंगे? भाई, हम समाज में रह रहे हैं, हम देश में रह रहे हैं, तो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्तियों, और व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति और व्यक्ति, व्यक्ति और राज्य, राज्य या फिर समाज भी लिख लो, व्यक्ति और समाज, बात एक ही है। व्यक्ति और राज्य या व्यक्ति और समाज, इन सबको भी जो जोड़ने का काम कर रहा है ना, वही है न्याय। समस्त आदर्शों को जोड़ रहा है आपस में, व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ रहा है, व्यक्ति राज्य को जोड़ रहा है, सबको जो जोड़ने का काम कर रहा है, वही न्याय है। यदि इस सबको हम शाब्दिक रूप में देखें, ओवरऑल न्याय, न्याय ये बता रहा है औचित्य का प्रश्न। औचित्य, उचित क्या है और अनुचित क्या है, यही न्याय है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, यही न्याय है। न्याय ही एक ऐसा आदर्श है जो समस्त आदर्शों को आपस में जोड़ रहा है। व्यक्ति और व्यक्ति को जोड़ रहा है, व्यक्ति समाज को जोड़ रहा है, व्यक्ति राज्य को जोड़ रहा है, और यह बताता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। यह न्याय का शाब्दिक अर्थ है। अब प्लेटो जब न्याय का सिद्धांत देगा, देखो प्लेटो के पहले जो विचारक थे, खासकर यूनान में जो सोफिस्ट विचारधारा प्रचलित थी, सोफिस्ट विचारधारा औचित्य, क्या सही है क्या गलत है, व्यक्ति आधारित। जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम करो, जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम करो। उनकी नैतिकता भी व्यक्ति आधारित थी। लेकिन अब प्लेटो इसको एक क्या है, आदर्श रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, वो दरअसल क्या है, केवल जिसको कह सकते हैं कि जो हम न्याय का सामान्य अर्थ समझ रहे हैं, वैसा नहीं है। एक वृहद संदर्भ में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ठीक है ना? तो देखो, हमको तो सीधे क्वेश्चन आएगा, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझाइए। तो हमको न्याय को समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि न्याय क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं। सीधे हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को बताएंगे। और क्या बताएंगे कि प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत है, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्यतः कानूनी दृष्टिकोण से ना करके क्या है, नैतिक दृष्टिकोण से किया है। कानूनी दृष्टिकोण नहीं है, कौन से दृष्टिकोण से? नैतिक।
नैतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। मतलब कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, मतलब कि हम जो कानून बनाते हैं, सजा देते हैं, उससे इसका ज्यादा मतलब नहीं है। प्लेटो का मूल फोकस क्या है? नैतिकता की स्थापना। नैतिक रूप से क्या सही है, क्या गलत है, इसकी व्याख्या करने के लिए प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए प्लेटो के दर्शन में जो न्याय है, न्याय एक आचरण संहिता है। आचरण संहिता। प्लेटो के दर्शन में जो न्याय है वह आचरण संहिता के रूप में उपस्थित हुआ है। ठीक है ना? और ये आचरण संहिता क्या है? आचरण संहिता कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब नियम कानूनों का एक पुलिंदा, उसको आचरण संहिता कह रहे हैं। तो प्लेटो के दर्शन में जो न्याय है वो एक आचरण संहिता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और ये आचरण संहिता ही बताएगी, क्या बताएगी, कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, व्यक्ति और राज्य या समाज के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध और व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों के निर्धारण का काम ये आचरण संहिता मतलब न्याय करेगा। तो देखो प्लेटो के दर्शन में इस रूप में न्याय प्रस्तुत हुआ है। ये आपका इतना पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के रूप में आ जाएगा कि प्लेटो का न्याय क्या है। फिर दूसरे पैराग्राफ में आप बताएंगे कि प्लेटो ने जो न्याय है इसकी चर्चा दो स्तरों पर करी है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या या विवेचन दो स्तरों पर किया है। दो स्तरों पर क्या है? एक है व्यक्ति के लिए न्याय, व्यक्ति के लिए न्याय, व्यक्ति के लिए न्याय। और दूसरा स्तर क्या है? राज्य के लिए न्याय, राज्य के लिए न्याय, व्यक्ति के लिए न्याय और राज्य के लिए न्याय, दो स्तरों पर चर्चा की है। अब देखो, जब प्लेटो न्याय की चर्चा व्यक्ति के स्तर पर करते हैं तो वो क्या कहते हैं, यहां पर जो न्याय को परिभाषित करते हैं व्यक्ति के स्तर पर, तो वो कहते हैं कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है, मानव आत्मा की उचित अवस्था है। मानव आत्मा की उचित अवस्था है, मानव आत्मा की उचित अवस्था। व्यक्ति के स्तर पर जब न्याय को लेके आते हैं तो इस रूप में न्याय को परिभाषित करते हैं। अब इस रूप से कहना क्या चाह रहे हैं, मानव आत्मा से कहना क्या चाह रहे हैं? तो देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लेटो ने आत्मा के संदर्भ में कुछ गुणों की चर्चा करी थी। तो यहां पर बता रहा है कि मानव आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है बुद्धिमत्ता, वही विजडम, बुद्धिमत्ता। दूसरा गुण है साहस, करेज। और तीसरा गुण है इंद्रिय संयम, तीसरा गुण है इंद्रिय संयम। बुद्धिमत्ता, साहस और इंद्रिय संयम, या इसको इंद्रिय तृष्णा, उत्पादक वर्ग के लिए इंद्रिय तृष्णा, इंद्रिय तृष्णा, ये मानव आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं। अब प्लेटो क्या कहता है कि जब मानव आत्मा तीन गुण पाए जाते हैं और इन तीन गुणों में उचित अनुपात होता है तो व्यक्ति के लिए न्याय की प्राप्ति होती है। मतलब इन तीन गुणों का उचित अनुपात, तो व्यक्ति के लिए न्याय की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के लिए न्याय की प्राप्ति होती है। मानव आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं, बुद्धिमत्ता, साहस और इंद्रिय तृष्णा। और जब इन तीनों गुणों में, या ये तीनों गुणों जब उचित अनुपात में पाए जाते हैं तो व्यक्ति के लिए न्याय की प्राप्ति होती है। अब देखो शब्द है उचित अनुपात। तो उचित अनुपात से तात्पर्य है कि व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य है उसकी आत्मा में उससे संबंधित गुण की प्रधानता होना और अन्य गुणों का गौण होना व्यक्ति के आचरण को न्यायपूर्ण बनाता है। उचित अनुपात का मतलब बता रहे हैं। उचित अनुपात का मतलब यह है कि व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य है, व्यक्ति जिस वर्ग का
सदस्य है उसमें उस गुण की प्रधानता हो, और अन्य गुणों का गौण होना, सेकेंडरी होना, व्यक्ति के आचरण को न्यायपूर्ण बनाता है। अन्य गुणों का गौण होना व्यक्ति के आचरण को न्यायपूर्ण बनाता है। ठीक है ना। तो देखो, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में न्याय की विवेचना दो स्तरों पर करी है। एक है व्यक्ति के लिए न्याय, दूसरा है राज्य के लिए न्याय। व्यक्ति के लिए न्याय का मतलब है मानव आत्मा की उचित अवस्था। मानव आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं। जब मानव आत्मा में तीन गुण उचित अनुपात में पाए जाते हैं तो व्यक्ति के लिए न्याय की प्राप्ति होती है। उचित अनुपात का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य है उसमें उस गुण की प्रधानता और अन्य गुणों का गौण होना। यदि व्यक्ति शासक वर्ग में है तो उसमें विजडम का गुण मेन होना चाहिए, बाकी दो गुण सेकेंडरी होनी चाहिए। यदि वो व्यापारी है तो उसमें क्या है? इंद्रिय तृष्णा मेन होना चाहिए। कोई क्षत्रिय है तो उसमें क्या है? साहस वाला गुण मेन होना चाहिए, बाकी दोनों गुण सेकेंडरी होने चाहिए। तब व्यक्ति का आचरण न्यायपूर्ण होता है और व्यक्ति के लिए न्याय की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो देखो, ये व्यक्ति के लिए न्याय की प्राप्ति होगी। अब वो दूसरे स्तर पर बताएंगे कि राज्य के लिए न्याय की प्राप्ति कैसे होगी। दो स्तर पर चर्चा करें तो व्यक्ति के लिए हो गया। अब देखते हैं राज्य के लिए न्याय की प्राप्ति कैसे होगी। तो देखो, जो राज्य के लिए न्याय की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, अब भी जो व्यक्ति के लिए बताया कि मानव आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं। मानव आत्मा में तीन गुण, एक है बुद्धिमत्ता, दूसरा है साहस, और तीसरा है इंद्रिय तृष्णा। इंद्रिय तृष्णा। जो बुद्धिमत्ता है यह मानव आत्मा का एक गुण है, और इस बुद्धिमत्ता गुण के आधार पर समाज में एक वर्ग होता है जिसको कहते हैं ज्ञानी वर्ग, या इसी को शासक वर्ग कह लो, ज्ञानी या शासक वर्ग। दूसरा साहस जो गुण है, साहस गुण योद्धा वर्ग, और इंद्रिय तृष्णा उत्पादक वर्ग। ठीक है ना। मतलब देखो, प्लेटो ये समझा रहे हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति का ही वृहद रूप है। व्यक्ति का वृहद रूप, बड़े रूप में। राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप में है, और मानव आत्मा में जो तीन गुण पाए जाते हैं वो तीन गुणों के आधार पर राज्य में तीन वर्गों का उदय होता है, या राज्य में तीन वर्गों के रूप में दिखाई देते हैं। पहला वर्ग है, पहला गुण है बुद्धिमत्ता गुण। बुद्धिमत्ता गुण शासक वर्ग के रूप में दिखाई देता है। साहस गुण योद्धा वर्ग के रूप में दिखाई देता है, और इंद्रिय तृष्णा गुण उत्पादकता वर्ग के रूप में दिखाई देता है। उत्पादकता वर्ग में ये गुण पाया जाता है। ठीक है ना। अब प्लेटो ये कहते हैं कि देखो, जब राज्य या समाज के ये तीनों वर्ग, तीनों के गुण अलग अलग हैं, तीनों वर्ग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। मतलब जब ये तीनों वर्ग अपने लिए निर्धारित, अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों, अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं और अन्य वर्गों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, अन्य वर्गों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, तो राज्य में न्याय की सिद्धि होती है। समझ गए। मानव आत्मा जो राज्य है वही व्यक्ति का वृहद रूप है। व्यक्ति की आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं, वो तीन गुण समाज में तीन वर्गों के रूप में दिखाई देते हैं। सबके अलग अलग गुण है, तो सबके अलग अलग कार्य निश्चित है। और तो जब प्रत्येक वर्ग अपने लिए निश्चित कार्य को ईमानदारी से करता है और दूसरे व्यक्ति के या दूसरे वर्ग के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता है, तो राज्य में न्याय की प्राप्ति होती है। तो इस रूप में हम जो प्लेटोवादी न्याय को देख रहे हैं, प्लेटोवादी न्याय दरअसल क्या है? कर्तव्य पालन की एक व्यवस्था है। प्लेटोवादी पूरा जो न्याय सिद्धांत है वास्तव में क्या है? कर्तव्य पालन की एक व्यवस्था है। और हम इसको भारतीय धर्म ग्रंथ गीता में वर्णित स्व कर्तव्य पालन से रिलेट कर सकते हैं। स्व कर्तव्य पालन, वही यहां पे भारत में भी क्या है? वर्णों के हिसाब से कि जो व्यक्ति जिस वर्ण का सदस्य है उस वर्ण के संबंधित उसको कार्य करना, कर्तव्य करना चाहिए, तो समाज में न्याय की प्राप्ति। तो प्लेटो भी लगभग लगभग वैसी ही बात कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो, ये प्लेटो का इतना ही है न्याय सिद्धांत।
अब इसकी कुछ विशेषताएं और बाकी पे चर्चा करेंगे, लेकिन देखो आपको इतना तो बेसिकली ये एक न्याय सिद्धांत में इतना ही बताना है कि भाई प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन कानूनी दृष्टिकोण से न कर नैतिक दृष्टिकोण से किया है, और प्लेटो के दर्शन में जो न्याय है एक आचरण संहिता के रूप में प्रस्तुत हुआ है जो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों का निर्धारण करता है, ठीक है ना। फिर बताएंगे कि जो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना दो स्तरों पर करी है। एक है व्यक्ति के लिए न्याय और दूसरा है राज्य के लिए न्याय। जो व्यक्ति के लिए न्याय है उसके अनुसार क्या बताया है प्लेटो ने कि मानव आत्मा की उचित अवस्था ही न्याय है। अब उचित अवस्था क्या है, मानव आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं, तीनों गुणों का उचित अनुपात होता है तो व्यक्ति के लिए न्याय की प्राप्ति होती है। उचित अनुपात का मतलब क्या है कि व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य है उसमें उस वर्ग से संबंधित गुणों की प्रधानता होना और अन्य गुणों के गुण होना व्यक्ति के आचरण को न्यायपूर्ण बनाता है। फिर वो ले आते हैं राज्य के लिए न्याय। तो राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। मानव आत्मा के जो तीन गुण हैं समाज में या राज्य में तीन वर्गों के रूप में दिखाई देते हैं। बुद्धिमत्ता गुण शासक वर्ग के रूप में, साहस गुण योद्धा वर्ग के रूप में और इंद्रिय तृष्णा गुण उत्पादक वर्ग के रूप में दिखाई देते हैं। जब ये वर्ग अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं और अन्य वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो राज्य के लिए न्याय की प्राप्ति होती है। बस इस प्रकार प्लेटो का न्याय सिद्धांत स्व कर्तव्य पालन की एक व्यवस्था है जो भारतीय धर्म ग्रंथ गीता में वर्णित स्व कर्तव्य पालन से संबंधित है। ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। इतना ही प्लेटो के न्याय सिद्धांत में आपको बताना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, या ये कह सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कुछ और भी हमको सिद्धांत निकलते हुए दिखाई देते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कुछ और बातें हमको निकलते हुए दिखाई देती हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में तीन प्रकार के विचार दिखाई देते हैं। तीन प्रकार के विचार, तीन प्रकार के विचार। पहला पहला विचार है कार्य विशिष्टीकरण का विचार। कार्य विशिष्टीकरण का विचार, वर्क स्पेशलाइजेशन। कार्य विशिष्टीकरण, कार्य विशिष्टीकरण मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे। बस प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे। दूसरा इसमें हमको विचार दिखाई देता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अहस्तक्षेप का विचार। अहस्तक्षेप का विचार, कार्य विशिष्टीकरण का विचार और दूसरा है अहस्तक्षेप का विचार। अहस्तक्षेप का विचार मतलब वही कि व्यक्ति अपना कार्य करने के साथ साथ दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। और तीसरा विचार हमको इसमें दिखाई देता है वो है समरसता का विचार या सामंजस्य का विचार। समरसता या सामंजस्य का विचार। सामंजस्य वो होगा जब व्यक्ति अपना कार्य करेगा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हार्मनी बनी रहेगी और इससे समाज में संघर्ष नहीं होगा और समरसता बनी रहेगी। इससे संघर्ष नहीं होगा व समरसता बनी रहेगी। वह समरसता बनी रहेगी, समरसता बनी रहेगी, ठीक है ना। तो ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत में तीन टाइप के आइडियाज हमको दिखाई देते हैं। कार्य विशिष्टीकरण का विचार, हस्तक्षेप का विचार और समरसता का विचार, ठीक है ना। फिर आप देखो आंसर लिखते समय तीन प्रकार के विचार का केवल नाम लिख सकते हो, उसके बारे में नहीं भी बताओगे तो चलेगा क्योंकि वो समझ जाएगा कार्य विशिष्टीकरण क्या है, हस्तक्षेप क्या है, समरसता का विचार
क्या है। 3 टाइप के विचार हमको प्लेटो के न्याय सिद्धांत में दिखाई देते हैं। फिर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की यदि विशेषताएं लिखें अपन, 3-4 विशेषताएं, तो देखो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। अब भी जो अपन ने बताया कि भैया ये श्रम विभाजन को बताता है, श्रम विभाजन को बता रहा है ना। कार्य विशिष्टीकरण जिसको हमने कहा, अब भी कार्य विशिष्टीकरण, कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, जिस वर्ग से संबंधित है, जिसमें उसमें जिस उसकी आत्मा में जिस गुणों की प्रधानता है, वो उस वर्ग में जाएगा और उस वर्ग से संबंधित काम करेगा। तो हो गया ना वर्क डिवीजन, स्पेशलाइजेशन। वही व्यक्ति एक ही काम करेगा, तो अपने आप श्रम विभाजन हो गया। तो एक तो क्या है, श्रम विभाजन की बात करता है। दूसरा क्या है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सामाजिक एकता की बात की गई है। सामाजिक एकता, सामाजिक एकता भाई, जब प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करेगा और दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि सामाजिक एकता की स्थापना होगी। फिर प्लेटो का न्याय सिद्धांत मानव जीवन के सभी पक्षों से संबंधित है। मानव जीवन के सभी पक्षों से संबंधित है। फिर चौथी विशेषता क्या बता सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में, जिसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए न्याय की बात है। मतलब व्यक्ति के स्तर पर भी न्याय की बात की गई है और राज्य के स्तर पर भी न्याय की बात की गई है। पांचवी विशेषता है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो आत्मा की आवाज से आधारित है। आत्मा की आवाज, कोई मानव आत्मा की जो उचित अवस्था है ना, तो ये आत्मा से उसको रिलेट कर रहे हैं। फिर और चाहे तो ये लिख सकते हैं कि इसमें जो न्याय है 2 स्तरों पर लागू है। 2 स्तरों पर, हालांकि ये जो लिख दिया है व्यक्ति और राज्य, बात एक ही है, वही व्यक्ति के स्तर पर न्याय और राज्य के स्तर पर न्याय। और एक विशेषता बता सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में, हाँ, ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत तभी शासक संभव है जब दार्शनिक शासक होगा। दार्शनिक शासक होगा, क्योंकि प्लेटो के लिए, प्लेटो ने क्या बताया है कि शासक वर्ग का गुण है बुद्धिमत्ता, विजडम। तो विजडम ही शासन होगा, तभी समाज में न्याय की स्थापना होगी। तो देखो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आप प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता के रूप में बता सकते हैं। फिर आपको इसकी आलोचना करनी पड़ेगी, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। देखो जो अब भी हमने शुरू में प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा है ना, वही है मेन। उसी न्याय सिद्धांत में से निकल के क्या है, 3 विचार लिखे अपन ने, अलग से कुछ नहीं लिखा। उसी न्याय सिद्धांत के आधार पे हमने उसकी कुछ विशेषताएं लिखी और उसी न्याय सिद्धांत के आधार पे हम क्या है, आलोचना लिख रहे हैं। तो आपको ये बाद वाली चीज याद करनी पड़ रही है, इसका मतलब है आपको प्लेटो का न्याय सिद्धांत समझ नहीं आया। यदि आप प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अच्छे से समझ लोगे तो बाकी चीज तो एक बार पढ़ोगे और अपने मन से लिख जाओगे कि हाँ भाई इसमें कार्य हस्तक्षेप है, इसमें विशिष्टीकरण है। समझ रहे हैं ना कहना क्या चाह रहे हैं। आलोचना, तो देखो पहली आलोचना की है बारकर ने। बारकर फिलोसोफर हैं। बारकर के अनुसार प्लेटो ने न्याय के कानूनी पक्ष की अवहेलना की है। प्लेटो ने न्याय के कानूनी पक्ष की अवहेलना की है। कानूनी पक्ष की अवहेलना की है, मतलब बारकर ये कह रहा है कि प्लेटो न्याय को केवल नैतिक स्तर पर ही लागू करने की बात करते हैं और कानूनी स्तर को भूल जाते हैं या उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है, प्लेटो का जो न्याय व्यवस्था है वो भारतीय वर्ण व्यवस्था की तरह भेदभाव मूलक है। प्लेटो की न्याय व्यवस्था भारतीय वर्ण व्यवस्था की तरह, वर्ण व्यवस्था की तरह भेदभाव मूलक है।
भेदभाव मूलक है। फिर तीसरी आलोचना कर सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो एक दार्शनिक शासक की ओर ले जाता है, दार्शनिक शासक की ओर ले जाता है जो पूर्णता निरंकुश है, और ले जाता है जो पूर्णतः निरंकुश है। एक ऐसे दार्शनिक सिद्धांत राजा की तरफ ले जाता है जो पूर्णतः निरंकुश है। सिर्फ पहली आलोचना की है बारकर ने, ये तो कार्ल पापर की आलोचना है। नाम मत लिखो तुम, तो बस सीधे आलोचना ही लिख दो, बारकर वाली लिख लेना, बाकी तो सीधे लिख देना। और यदि इसकी अपनी आलोचना करें तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो आत्म संयम पर आधारित है, आत्म संयम पर आधारित है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्म संयम पर आधारित है जो व्यक्ति में निष्क्रियता लाता है, व्यक्ति में निष्क्रियता लाता है, जो व्यक्ति में निष्क्रियता लाता है। ठीक है ना। और पांचवी आलोचना लिख सकते हैं कि इसके न्याय सिद्धांत में संघर्ष को मिटाने की कोई व्यवस्था नहीं है, संघर्ष समाप्ति की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। अब आलोचना के बाद इनका महत्व भी बताना पड़ेगा, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का क्या महत्व है। तो देखो महत्व के संदर्भ में सबसे मेन बात यह है कि प्लेटो पहला व्यक्ति है जिसने सामाजिक राजनीतिक दर्शन में पहली बार न्याय को एक व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्लेटो ने सामाजिक राजनीतिक दर्शन में, सामाजिक राजनीतिक दर्शन में पहली बार न्याय का एक व्यवस्थित, पहली बार न्याय का एक व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बाद तो फिर बहुत लोग आ जाएंगे, इसका उससे सभ्य अरस्तु फिर से न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करेगा, फिर जॉन रॉल्स का आएगा, फिर बहुत सारे लोग जाए, पहला लेकिन व्यक्ति प्लेटो है। दूसरा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये जो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है सिर्फ राज्य से बल्कि व्यक्ति से भी जोड़ा है। प्लेटो ने न्याय को राज्य और व्यक्ति दोनों से जोड़ा है। ठीक है ना, मतलब कह रहा संबंध दोनों से है। और तीसरा क्या है, प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांत में न्याय को सर्व प्रमुख आदर्श स्वीकार किया है। न्याय उसके लिए क्या है, सर्व प्रमुख आदर्श। क्योंकि देखो ये न्याय ही है जो अन्य आदर्शों में समानता या सामंजस्य या संबंध स्थापित करेगा, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आदर्श प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय को स्वीकार किया है। ठीक है ना। और इसलिए न्याय दार्शनिक दृष्टिकोण से न्याय के महत्व को स्थापित किया है। तो देखो ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, एक अपने कंप्लीट सिद्धांत देखा है, सिद्धांत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसमें क्या विचार दिखाई देते हैं, उनकी आलोचना, उसके महत्व। अब जैसा पूछे वैसा आंसर लिख देना, ये आपका एक कंप्लीट आंसर है। अब यदि सीधे उनने क्वेश्चन पूछा, मान लो कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझाइए, तो अब आपको क्या है, सब पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन शुरू वाला सिद्धांत ही मेन है। यदि आप 2 पेज में भी आंसर लिख रहे हो तो एक पेज में आप पूरे बढ़िया तरीके से सिद्धांत बताओ, फिर बाकी के पेज में आपको क्या लिखना है कि इसमें 3 टाइप के विचार दिखाए जाते हैं, 2-3 विशेषताएं लिखो, 2-3 महत्व लिखो और 2-3 आलोचना, इतना मतलब पहले आलोचना और फिर अंत में महत्व। यदि सिर्फ सिद्धांत पूछ रहा है तो विशेषताएं बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि 1 पेज की आपने विशेषताएं लिख दी, 3-4 पॉइंट विशेषता के बताओ
तीन चार पॉइंट आलोचना, दो तीन पॉइंट आलोचना के और ये दो एक पॉइंट में महत्व, या पॉइंट में महत्व नहीं बता रहे हो तो ओवरऑल एक पैराग्राफ में ही महत्व को लिख सकते हो इसको इस रूप में। तो ये आपका, फिर यदि क्वेश्चन जैसे भी रूप पूछेगा कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो फिर थोड़ा आलोचनात्मक पक्ष को हमको ज्यादा देना पड़ेगा और महत्व को, लेकिन उसके पहले भी आपको प्लेटो के न्याय सिद्धांत को तो बताना ही पड़ेगा, वही मेन है। यदि आप न्याय सिद्धांत को समझ गए तो बाकी चीजों को तो आसानी से लिख दोगे। अब देखो